हाँ, तो आपके जो हिस्ट्री की फर्स्ट बुक है उसका लास्ट चैप्टर, मतलब एक ये बुक अपनी कंप्लीट हो जाएगी आज। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चैप्टर को पढ़ने वाले, पर मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस चैप्टर को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बातें हैं जो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर बना दिए। ठीक है, तो बड़े शानदार तरीके से लाइन टू लाइन, पहली लाइन से लेके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बात वही है, पैराग्राफ बना दिए लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में, ताकि ईजी हो जाए। क्योंकि होता क्या है, चैप्टर पढ़ लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है पता ही नहीं चलता, इसलिए इस चैप्टर को बड़े ही अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, इसलिए बड़े ध्यान से मेरी बातों को ध्यान समझना है। और एक बात और, एक तोहफा है आपके लिए कि जो चैप्टर 4 इस बुक का लास्ट चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा, फिर अपना ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, इस बुक का MCQs का बड़ा टेस्ट, पूरी कंप्लीट बुक का चारों चैप्टर एक साथ अपन टेस्ट रखेंगे। जो ये चैप्टर जैसे कल अपना कंप्लीट हो जाएगा, आज तो नहीं होगा, कल कंप्लीट हो जाएगा, तो परसों आपका बहुत ही ज़बरदस्त एक लाइव टेस्ट होगा जिसमें पूरी PhD आपकी होने वाली है। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों के तो ले चुके, इसका पहले अलग से लेंगे चौथे का, वो तो कल बता देंगे, परसों बता देंगे। उसके बाद में चारों एक साथ जब फ्रेश रिविजन हो जाएगा, और वो टेस्ट कहाँ होना आपको बताइए, MB क्लासेज वाले चैनल पर, ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, लेकिन इस अकेले का जो टेस्ट होगा वो तो इसी चैनल पर होगा, वो अलग चीज़ है। चैप्टर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, ये चैप्टर अपना है लास्ट चैप्टर इस बुक का। होता क्या है कि अपने चैप्टर में बात करेंगे स्तूपों की, जो स्तूप होता है ना, उन स्तूपों की बात करेंगे। और स्तूप में भी सांची का जो स्तूप है सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप है सांची का। ठीक है, और सांची के स्तूप वो जो कि आपको बताइए भोपाल के, जो कि मध्य प्रदेश में की वो राजधानी है भोपाल, उससे कम लगभग 20 किलोमीटर दूर डिस्टेंस के बना हुआ है, बहुत ही शानदार। उसको अगर मैं डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो वो इस तरह से कुछ दिखता है, ये सांची का स्तूप है। ठीक है, बहुत ही शानदार और भव्य ये हैं, एक पहाड़ी पर बना हुआ है ये सांची का स्तूप। और इस सांची के स्तूप को जो है ना, यूरोप के लोग जो थे, है ना, अंग्रेज जो लोग थे, यूरोप के लोग जो थे, वो सभी इसको पसंद करते थे। ठीक है, और वो इसको ले जाना भी चाहते थे अपने वहाँ ब्रिटेन में, और यूरोपवासी यूरोप में ले जाना चाहते थे, लेकिन इसको ले जाने नहीं दिया। इसको उन सब में योगदान है तो वो है वहाँ भोपाल के अंदर। भोपाल की जो, देखो होता क्या था कि भोपाल के अंदर जैसे नवाब का राज था, शासन था नवाब का। ठीक है, जैसे हैदराबाद में जो राजा या शासन करता था उसका नाम नवाब होता था, आपने पढ़ा था, उसकी पोस्ट का नाम नवाब होता था, वैसे नवाब यहाँ पर शासन करते थे भोपाल के अंदर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नवाब ही शासन करते थे। इसमें चैप्टर 1 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सांची के स्तूप को बचाने में या फिर भोपाल के उसको इतिहास को पढ़ने में अपने जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो बेगमों का भी बहुत योगदान है। जिसका मतलब ये कि ऐसा नहीं सिर्फ नवाब या पुरुष ही राज करते थे, हालांकि इसके अंदर मुगलों के अंदर पुरुष ही राज करते थे और महिलाओं को सिर्फ कहते हैं ना पर्दा प्रथा में रखा जाता था। लेकिन भोपाल के अंदर 4 बेगम हुई है जिन्होंने राज किया है। हालांकि अपने जो कोर्स के अंदर है वो तो अपन बात करेंगे बेगम शाहजहाँ का। ठीक है, बेगम शाहजहाँ की अपन बात करेंगे जो अपने कोर्स के अंदर है, लेकिन थोड़ा इतिहास जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले और कौन कौन सी बेगम थी भोपाल में। तो क्यूडिशा द फर्स्ट बेगम, ये जो क्यूडिशा थी ये फर्स्ट बेगम थी क्यूडिशिया, जो 1819 से लेकर 1837 तक इन्होंने राज किया था भोपाल के अंदर। ये भोपाल की फर्स्ट बेगम है, ध्यान रखना। हालांकि पूरे इतिहास तो बहुत लंबा है, लेकिन इतना तो मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ा दूंगा, चैनल पढ़ा दूंगा जब अपन भोपाल का इतिहास पढ़ेंगे, इतना नहीं पढ़ना आपको। सेकंड है सिकंदर जहां बेगम, जो 1844 से लेकर 1868 तक राज करती है। और बेगम शाहजहाँ 1868 से लेकर 1901 तक इनका शासन इन्होंने रूल किया। और सुल्तान जहां बेगम 1901 से 1926 तक इन्होंने भी यहाँ पर रूल किया। ये 4 बेगमें हैं। लेकिन बेगम शाहजहाँ जो हैं इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, मतलब कहते हैं ना कि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जो अपने इस कोर्स में, अपनी कोर्स में भी NCERT बुक में भी है। ये MCQ क्वेश्चन तैयार होगा। देखो होता है कि हमें खूब सारी चीज़ें हैं ना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, इस टॉपिक को मैं स्किप कर देता हूँ, वहाँ से MCQs निकाल लेता हूँ। तो चिंता मत करा करो, कोई पैराग्राफ में अगर उसके नोट्स नहीं बनवाता हूँ तो मैं टेस्ट में डालता हूँ उसको, क्योंकि वो सिर्फ MCQs के लायक है, बाकी तो सब समझने की बातें होती है, इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ताजुल इकबाल तारिक भोपाल। ताजुल इकबाल तारिक भोपाल, इसके अंदर कंप्लीट भोपाल का इतिहास है। भोपाल इस बुक को में क्या है, इस बुक को क्या बोला जाता है, भोपाल का इतिहास भी कह सकते हैं इसको, हिस्ट्री ऑफ भोपाल, भोपाल का हिस्ट्री है इसके अंदर। फिर इसका अनुवाद हुआ, बाद में अनुवाद किया गया इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में इसका अनुवाद किया था 1876 में HD बारस्टो ने, इंग्लिश के अंदर इसका अनुवाद किया HD बारस्टो ने। पढ़ेंगे अभी आप आगे, इसका यूज़ आएगा। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज ध्यान रखना कि बेगम शाहजहाँ की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है ताजुल इकबाल तारिक भोपाल, जिसका अनुवाद ट्रांसलेशन 1876 के अंदर HD बारस्टो ने किया था। चौथी लास्ट जो बेगम थी वो सुल्तान
जहां बेगम 1901 से लेकर 1926 तक इन्होंने रूल किया भोपाल के अंदर। और ये जो हैं ये वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी थी, और इन्होंने जो ये हैं, आपने सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो हैं, वहाँ की ये फर्स्ट महिला चांसलर रही है, पहली महिला फर्स्ट वुमेन चांसलर रही है ये, ठीक है, वहाँ की। तो ये भी ध्यान रखना फर्स्ट। हालांकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बातें मैं बताना चाहूँ तो बहुत कुछ है बताने के लिए, इतना नहीं बता सकते क्योंकि इतना अपना लेवल नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो देख लेते हैं। तो ये सुल्तान जहाँ बेगम 1901 से 1926 तक रही थी, और ये फर्स्ट पहली महिला चांसलर भी वहाँ की रही थी। ये कुछ बातें हैं एक्स्ट्रा, आप उनको जाननी है। बाकी अपन बात करते हैं, जो मैंने बात की थी स्तूप क्या होते हैं, ठीक है, स्तूप्स की बात करेंगे। तो देखो स्तूप क्या होते हैं, सबसे मैं बहुत बारीकी से पढ़ाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त नोट्स है। स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र टीले हैं, टीले जैसे ऐसा हाइट में नहीं होता, मिट्टी के वैसे टीले हैं, जिनमें बुद्ध के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को गाड़ा जाता था, ठीक है, बस वो उसके ऊपर फिर बना दिया जाता है वो टीले। यानी कि स्तूप्स आर स्केर्ड मड्स एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म अंडर विच रिलिक्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द बुद्धा वर ब्यूरिड। एक नंबर में क्वेश्चन तैयार हो गया। फिर इससे रिलेटेड एक वर्ड और देखने को मिलेगा आपको, चैत्य। चैत्य क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पर तो क्या था कि उस बॉडी को दफना दिया जाता है ऐसा मान लो, लेकिन बॉडी को फिर दाह करने पर, शव का दाह करने पर, ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि उसको दफनाने पर या जलाने पर, दाह संस्कार करने के बाद में जो कुछ जैसे अपनी हड्डियों के पार्टिकल्स बच जाते हैं, ऐसा कुछ बच जाता है। तो शव दाह के पश्चात, शव बॉडी का दाह करने के बाद में बौद्धों के शरीर के कुछ अवशेष टीलों में सुरक्षित रख दिए जाते थे, कुछ अवशेष, बोन्स मान लो, हड्डियाँ मान लो, और अंतिम संस्कार से जुड़े इन्हीं टीलों को कहा जाता था चैत्य। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो हैं बौद्ध से जुड़े पवित्र, जिनमें बुद्ध के शरीर के अवशेष, मतलब ऐसा मान लीजिए बॉडी, और उसके साथ में और कौन कौन सी वो प्रयोग कोई चीज़ें, जैसे वो कटोरा वगैरह यूज करते थे, वो कटोरा वगैरह वो सब साथ में, वो तो स्तूप, उनके ऊपर भी स्तूप बना दिए जाते थे। लेकिन चैत्य शव दाह के बाद में कुछ पार्टिकल्स और बच जाते थे ना, उनके बौद्धों के शरीर के अवशेष टीलों से सुरक्षित रख दिया जाता था, और अंतिम संस्कार से जुड़े इन टीलों को कहते थे चैत्य, ठीक है। आफ्टर द लास्ट राइट्स द रिलिक्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर प्रिजर्व्ड इन मड्स, और देयर मड्स एसोसिएटेड विद लास्ट राइट्स वर कॉल्ड चैत्यस, ठीक है। दोनों बातें, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जो है तैयार हो गए, 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। तीसरा क्वेश्चन है सांची का जो स्तूप है, अभी अपन जिसकी बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था पहले। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व में स्थित सांची कनखेड़ा नामक एक गांव में स्थित है। सांची कनखेड़ा, सीधा सीधा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में न जाने कितनी बार आया हुआ है, बहुत बार। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेर इज सांची स्तूप लोकेटेड? तो सांची स्तूप इज लोकेटेड ए विलेज नेम्ड कनखेड़ा, ना कनखेड़ा, सिचुएटेड ऑन 20 मील्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल, द कैपिटल मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 3 तैयार हो गए। नेक्स्ट, सांची का स्तूप यूरोप के लोगों को विशेषकर रुचिकर क्यों लगता है? वाई इज द सांची स्तूप पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग टू द पीपल ऑफ यूरोप? यूरोप के लोग हैं जो सांची की स्तूप इतना पसंद क्यों करते हैं, क्या कारण है? तो देखो बहुत ईजी आंसर, अलेक्जेंडर के बारे में है तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। भोपाल से 20 मील दूर उत्तर पूर्व की ओर एक पहाड़ी की तलहटी में सांची का स्तूप स्थित है। इस स्तूप की पत्थर की वस्तुएं, बुद्ध की मूर्तियां तथा प्राचीन तोरण द्वार आदि यूरोप के लोगों को विशेषकर रुचिकर लगते हैं। अभी मैंने देखा था तोरण द्वार गेट बने हुए, वो इनको बहुत बहुत मज़ेदार लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए क्या करेंगे, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम उनमें एक के अंदर मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम भी है, ठीक है। और सीधी सी बात है, अपना आदमी कहीं दिखता है तो अपने को ऑटोमेटिक वो चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, तो अंग्रेजों को भी कनिंगम होने की वजह से अच्छी लगती है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम ने इस स्थान के चित्र बनाए, उन्होंने यहाँ के अभिलेख यानी कि जो अभिलेख हैं उनको इंस्क्रिप्शन जो बोलते हैं उनको पढ़ा, और गुंबदनुमा ढांचे, गुंबद होता है ना, गुंबद ऊपर जो गोल होता है, गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा भी था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसलिए ये सब बातें इस वजह से उनको रुचिकर लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, ठीक है। द ग्रेट स्तूप इज लोकेटेड एट सांची कनखेड़ा, स्मॉल विलेज अंडर द ब्रो ऑफ ए hill some 20 miles northeast of Bhopal. The ruins of stone sculpture and statues of the Buddha and ancient Gertie, the ruins appear to be object of great interest in the people of Europe. Major Alexander Cunningham stayed several weeks in the neighborhood and
अपन कह सकते हैं कि एग्जामाइंड दिस यून्स मोस्ट केयरफुली, और ही टुक ड्राइंग ऑफ द प्लेस और डिसिफर्ड द इंस्क्रिप्शन एंड बोल्ड साफ्ट डाउन दिस डाउन्स, और द रिजल्ट्स ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस वर डिस्क्राइब्ड बाय हिम ऑन इंग्लिश बुक। और वो यहाँ पर काफ़ी दिन तक रुका भी था अलेक्जेंडर, इसलिए। और फिर दूसरी बात यह है कि जो स्तूप की पत्थर की वस्तुएं, मूर्तियाँ, ये सब बनी हुई, इस वजह से लोगों को ये बहुत विशेष रुचिकर लगती है। अब आप ये सोचेंगे, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड आप ही सोचेंगे कि फिर इसको यूरोपवासी अंग्रेज लेके क्यों नहीं गए? वो ले जाना चाहते थे, इसको ले जाना भी चाहते थे, रुकना कैसे बच गया वो भी हम बात करेंगे। और एक छोटी सी बात और बता दूं, मैं इस चैप्टर में मैं क्या क्या कराऊंगा आपको एक बुक के अंदर सोर्स दे रखे हैं। सब बुक्स आपने देखा भी होगा, एक अलग से फोटो लगा रखी होती है, उसमें लिखा है स्रोत फर्स्ट, स्रोत सेकंड, स्रोत थर्ड, ऐसे सोर्स। उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैंने बना दिया आपके लिए। ज़बरदस्त मेहनत की है इस चैप्टर में, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का चैप्टर है, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना है। उन सोर्स में कितने क्वेश्चन बने हुए आज तक, उनको भी अपने शामिल कर लिया, तो एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सांची का पूर्वी तोरण द्वार भोपाल राज्य से बाहर जाने से कैसे बचा रहा? जो इसका ईस्टर्न गेटवे था उसको कैसे बचा लिया? क्योंकि वो अंग्रेजों को और यूरोप वासियों को बहुत पसंद था, तो लेके क्यों नहीं जा पाए? तो इसके पीछे कारण था कि सांची की स्तूप का पूर्वी तोरण द्वार सबसे अच्छी दशा में था, शानदार बना हुआ था, और अतः फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में मतलब समझते हैं ना, म्यूजियम, उसमें प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से इसे फ्रांस ले जाने की अनुमति मांगी। शाहजहां बेगम से कहा कि हम इनको ले जाना चाहते हैं और वहाँ हम जो है इसको लगाना चाहते हैं हमारे म्यूजियम में, क्योंकि उस टाइम पर बेगम कौन थी? शाहजहां बेगम थी। तो अंग्रेजों ने भी इसे, फिर इधर तो ये यूरोपवासी ने कहा कि हम फ्रांस ले जाने की बात कही उन्होंने, और इधर अंग्रेजों ने भी कहा, ब्रिटिशर्स ने, कि हम इंग्लैंड ले जाना चाहते हैं। तो फिर मामला दोनों तरफ खिंच गया। तो किस्मत से, कोइंसिडेंस हुआ, सौभाग्यवश ये रहा कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों मिलकर ये कहा कि दोनों इसकी प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए, इसकी कुछ मतलब कहता है ना, एज लाइक कुछ स्टेचू सा बना के इसका इस जैसा वो ले चलते हैं, जो बड़ी सावधानीपूर्वक प्लास्टर से बनाया गया था। इस जैसा एक प्लास्टर से बना के, जो वाइट कलर का सा होता है, वो बना के वो दोनों राजी हो गए कि हम ले चलते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। ऐसा करके इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपने स्थान पर ही बनी रह गई। जो इसका ओरिजिनल है, वो अभी बना हुआ जो है, वो यहीं पर रह गया, वरना वो उस टाइम पर जो इसका तोरण द्वार था उसको ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत ही शानदार बना हुआ था, और वो एज इट इज ऐसा कैसा अभी भी है। इसलिए फिर उन्होंने, हालांकि दोनों के कॉम्पिटिशन होने की वजह से, फिर वो तो अपना प्लास्टर का बना के ले गए और अपना ये एज इट इज यहीं पर रह गए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। इसीलिए मैंने इस बेगम के बारे में आपको बताना ज़रूरी हो गया, क्योंकि बेगमों की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताए बिना आप क्या समझोगे नहीं। तो डिस्कस द रोल ऑफ बेगम ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द स्तूप ऑफ सांची। तो हुआ क्या था कि सांची की स्तूप के प्रति जहां यूरोपियों ने अपनी विशेष रुचि दिखाई, वहीं भोपाल की बेगमों के प्रयास भी अत्यंत सराहनीय हैं। भोपाल की शासक शाहजहां बेगम तथा उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान भी दिया, खूब पैसा भी दिया। जो मतलब देखो, पहले कौन थी? शाहजहां बेगम थी, उसके बाद में सक्सेसर कौन बनी? सक्सेसर बनी सुल्तान जहां बेगम, ठीक है। इसने यहाँ पर इसके रखरखाव के लिए धन भी काफ़ी दिया, ठीक है। और जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। अभी आगे पढ़ेंगे अपन। ऑन वन हैंड 19th century यूरोपियंस वर वेरी इंटरेस्टेड इन द क्या बोलते हैं इसको, स्तूप ऑफ सांची, एंड ऑन द अदर हैंड द एफर्ट्स ऑफ बेगम ऑफ भोपाल आर ऑल्सो एप्रिशिएबल। The rules of Bhopal Shahjahan Begum and her successor Sultan Jahan Begum provided money for the preservation of the ancient site. No wonder then that John Marshall dedicated his important volume on Sanchi to सुल्तान जहां। एकदम क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखा गया अपना महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था वो किसको समर्पित किया? तो आपका आंसर होगा वो सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन किसको डेडिकेट किया? तो डेडिकेट किया सुल्तान जहां बेगम को, सुल्तान जहां बेगम को। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, अभी कंटिन्यू चलेगा। समर्पित किया और क्या लिखा कि सुल्तान जहां बेगम के यहाँ रहते हुए जॉन मार्शल ने महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनके विभिन्न खंडों के प्रकाशन के लिए भी सुल्तान जहां बेगम को अनुदान दिया, ठीक है। सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान भी दिया था कि बिल्कुल आप बुक्स लिखिए, मैं आपको पैसा दूंगी, मैं आपकी हेल्प करूंगी, और की भी। संक्षेप में कहा जाए तो भोपाल के शासकों, विशेषकर यहाँ की बेगमों द्वारा किए गए विवेकपूर्ण निर्णय ने सांची के स्तूप को ले जाने का प्रयास किया गया, ठीक है। कहाँ गया वो? सांची के स्तूप को उजड़ने से बचा लिया। हालांकि
फ्रांसीसी और अंग्रेजों द्वारा सांची के पूर्वी तोरण द्वार को अपने अपने देशों में ले जाने का प्रयास किया गया था, परंतु भोपाल की बेगमों ने उसके इनकी प्लास्टिक की जो प्रतिकृतियां होती है प्लास्टिक की, वो देखकर उनको राजी कर दिया। ठीक है, इस प्रकार सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जो क्वेश्चन है ये अपनी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा एनसीईआरटी चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दे होते हैं वो क्वेश्चन है ना, शानदार। तो ये चीज़ थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये मैंने कहा था आपको, ये सोर्स है, ये आपका फर्स्ट वाला सोर्स है, पहला स्रोत। ठीक है, पहला स्रोत दे रखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस चाहो तो देख लेना। इस स्रोत से अभी तक क्वेश्चन जितने बन सकते हैं और एग्जाम में आए भी हैं, वो देखो कि यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद है जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है, शक्तिशाली देव, ये सब आप पढ़ सकते हो आराम से, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन जो आए थे, एक तो ये आया था सबसे इंपॉर्टेंट कि यज्ञ के उद्देश्यों की सूची बनाइए, लिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सैक्रिफाइस, ये उसी में से आया था अग्निदेव। तो ये जो था ना, इसमें से कौन कौन सी पूरी लिस्ट बनाओ। तो देखो बड़ा शानदार मैंने आंसर लिख दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको स्रोत से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सो आपको हेडिंग कैसे लगानी एग्जाम के, अभी आपके नोट्स में आप लिखेंगे सोर्स फर्स्ट। ठीक है, हिंदी में लिख देंगे स्रोत, हिंदी में तो लिख देना आप स्रोत फर्स्ट, इंग्लिश में हो जाएगा सोर्स, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है ना, सोर्स CEA। ठीक है, सोर्स फर्स्ट ये लिख लेना, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, सोर्स फर्स्ट में सीधा लिख देना फिर कौन सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सोर्स में, कि यज्ञ के उद्देश्यों की सूची बनाइए, लिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सैक्रिफाइस, या फिर यज्ञ, एक ही बात है, हालांकि तो सैक्रिफाइस लिखा हुआ है। तो देखो अग्निदेव ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवताओं में से एक है, अग्निदेव ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवताओं में से एक है। ठीक है, यज्ञ द्वारा इनकी आराधना के उद्देश्य निम्नलिखित है। अपन जैसे अग्नि देव मानते हैं अग्नि को, और अग्नि में जैसे यज्ञ करते हैं तो अग्नि को देव मान के उसकी यज्ञ किया जाता है। तो जो इनकी आराधना की जाती है अग्निदेव की, उनमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या उद्देश्य हैं, तो 5 उद्देश्य हैं। मतलब पहले के लोग जब भी अग्नि यज्ञ करते थे तो कुछ 5 जो डिमांड भगवान के सामने करते थे, 5 मन्नत मांगते थे। पहली कि आहुति को देवताओं तक पहुंचाना, कि हम जो भी यहाँ हवन कर रहे हैं, घी का हवन कर रहे हैं, कोई भी आहुति कर रहे हैं, आप प्लीज़ भगवान देवताओं तक पहुंचा देना। अग्निदेव को प्रसन्न करके भोजन आदि खाद्य सामग्री प्राप्त करना, ये तो आज भी देखा हो गाँव के अंदर, शहरों में भी खूब सी जगह हैं जो लेडीज ज़्यादा मानती हैं, वो जैसे कोई भी खाना बनाती है, थोड़ा सा भोग है जो उस अंगारे के ऊपर खेत, जैसे कहते हैं ना कि अंगारा खे दिया, मतलब उसके भगवान को चढ़ा दिया। ठीक है, ऐसा होता है। तो अग्निदेव को प्रसन्न करके ही भोजन आदि करते हैं। फिर अग्निदेव ने प्रचुर धन प्राप्ति हेतु प्रार्थना करते हैं कि हमें खूब धन देना, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और पुष्टिवर्धक दुग्ध प्रदान करने वाली गाय प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। भाई पहले क्या होता था, यही था कि हम अच्छी सी गाय दे देना जिसके अच्छा दूध हो, पुष्टिवर्धक दूध हो जो हमें मिले, ऐसी हमें गाय भी देना। और वंशवर्धी हेतु पुत्र की कामना की जाती थी, बेटियों की नहीं की जाती थी। ठीक है, पुत्र की जाती थी। हालांकि बेटियां तो हो ही जाएगी, भगवान ऑटोमेटिक कर देंगे, बेटियों को कौन रोकेगा, है ना, बेटियां किसी से कम नहीं है। लेकिन वंशवर्धी हेतु पुत्र की कामना, ताकि आगे से आगे पीढ़ी जो है इनकी चलती रहे। ये 5 मांगे यज्ञ के उद्देश्य के लिए की जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, इसमें से छांटना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन ये क्वेश्चन CBSE के अंदर 2 बार आ चुका है, आपके भी आएगा, और भी पहले भी पूछा गया है, और इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, यानी कि कैरिंग द सैक्रिफाइस टू द गॉड्स, obtained फूड बाय प्लेजिंग अग्नि द गॉड ऑफ फायर, ऑफरिंग प्रेयर्स टू अग्नि टू ऑब्टेन माइटी वेल्थ, और ऑब्टेनिंग द गिफ्ट ऑफ अ वंडरफुल काउ विच वुड प्रोवाइड नरिशिंग मिल्क, जो हमें अच्छा हष्टपुष्ट वाला दूध दे, और गिफ्ट ऑफ अ सन ऑफ द कंटिन्यू द लिंग्वेज, मतलब हमारी पीढ़ियाँ चलती रहे, वंश चलता रहे, इसके लिए एक पुत्र भी देना। ये 5 मांगे जो थी यज्ञ के सामने की जाती थी। एक क्वेश्चन और है, आई थिंक, हाँ एक और है, वैदिक संस्कृत क्यों महत्वपूर्ण थी उस टाइम पर, ये भी उसी का ही है, इसी का क्वेश्चन है, इसी का ध्यान रखना है ना, इसी के लिए अलग से 2 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। वाई वॉज वैदिक संस्कृति सिग्निफिकेंट, वैदिक संस्कृत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसका उपयोग वेदों के छंदों की रचना करने के लिए किया जाता था। विशेष प्रकार की संस्कृत में पुरोहित परिवारों से संबंधित पुरुषों को सिखाई जाती थी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि वैदिक संस्कृत है वो किन को सिखाई जाती थी, तो पुरोहित परिवार के पुरुषों को सिखाई जाती थी। वैदिक संस्कृत was significant as it was used to compose the hymns by the Vedas, और this specific type of Sanskrit was taught to men associated with the families of priests। ठीक है, उनको ये सिखाई जाती थी। ये 2 क्वेश्चन अपने से बन गए। तो मेरी बात सुनना, मैं क्या पढ़ा रहा था आपको,
पहले अपन ने ये पढ़ लिया, पहला क्वेश्चन तो सांची स्तूप का ये था, ये वाला, ठीक है। हाँ, ये सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन छोटे हो गए, फिर सांची स्तूप का क्वेश्चन नंबर 4, ये 5, ये 6 होने के बाद में यह यहाँ पर 6 पूरा हो गया। फिर ये अलग हेडिंग अग्नि परीक्षा, इसके 2 क्वेश्चन बनाए अपन ने, 1 और ये 2। ध्यान रखना नोट्स बनाते टाइम, ठीक, कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग, उस हेडिंग का सोर्स फर्स्ट के 2 क्वेश्चन बनाए बस। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन से यह है बिल्कुल। द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, क्या कारण था कि पहली मध्य प्रथम स्थिति का जो काल है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का जो काल है, विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ लाया था। मतलब ऐसा क्या खास बात थी, तो देखना, बहुत शानदार आंसर इसका लिखा है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक निर्णायक मोड़ इसलिए माना जाता है कि यह काल एक क्रांतिकारी परिवर्तन का काल था। दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। इसमें कौन कौन से थे? जरथुस्त्र ईरान के जो थे, खुंगस्ती जो चाइना के थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु यूनान के थे तीनों ही, और वर्धमान महावीर भगवान बुद्ध ये भारत के थे। आदि दार्शनिकों का उद्भव इसी काल में हुआ था। इसलिए इतने महान आदमी अगर जिस काल में आएंगे, ऑटोमेटिक सीधी सी बात है वो काल या वो टाइम पीरियड कितना शानदार होगा। ठीक है, इसी काल में गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे, जिन्हें ये जो चिंतक है, ये चिंतक समझने का प्रयास कर रहे थे। कितना शानदार आंसर लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC is often regarded as a turning point in the world history. It saw the emergence of thinkers such as, जिसको अपन ये सब सारे नाम है ये वाले, ठीक है, ईरान के थे, ईसा, ये पूरे का नाम ही नाम है, ठीक है ना, सबके नाम इकट्ठे लिख देना। और दिस was also time when new kingdom of cities were developing and social and economic life was changing in a variety of ways in the Ganga Valley. और these thinkers attempt to understand these developments as well as यानी कि ये इसका फिर जो भी इनको कुछ मिल रहा था, इतने एजुकेटेड लोग हैं तो उसके अंदर बारीकी से उसका स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि इतिहास में एक मोड़ वाला काल था। नेक्स्ट, वैदिक परंपरा। वैदिक परंपरा के महत्वपूर्ण जो हैं वह वैदिक परंपरा के बाहरी छठी शताब्दी से उठे प्रश्न। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, हेडिंग ऐसी कैसी, क्वेश्चन रेज्ड विद इन द वैदिक ट्रेडिशन एंड आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन इन द 6th सेंचुरी BC। ध्यान रखना, ये कह रहा है कि वैदिक परंपरा के अंतर्गत व वैदिक परंपरा के बाहर छठी शताब्दी में ऐसे कौन कौन से प्रश्न उठे थे। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स के लेवल का तो है कि छठी शताब्दी से पूर्व में लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के पश्चात जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के बड़े उत्सुक थे। मतलब ये कहते थे कि क्या अपनी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद में क्या जन्म होगा, क्या वापस है, ऐसा जानना चाहते थे, क्या होगा, क्या ऐसा, मतलब बहुत उत्सुक थे। कोई बता दे तो फिट हो जाती दिमाग में, अच्छा हाँ फिर तो पुनर्जन्म होगा। ठीक है, और क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था क्या, कि अगर जैसे अपन कर्म करेंगे तो मनुष्य जीवन मिलेगा, बेकार करेंगे तो कभी कुछ पक्षी बनेंगे, कोई जानवर बनेंगे, ऐसा बनेंगे क्या। इस प्रकार के प्रश्नों पर खूब वाद विवाद होता था, जैसा आजकल नहीं होता। कोई जैसे गांव में या फिर चाय की थड़ी पे लोग बैठे बैठे बहस करते हैं कि नहीं इस बार तो ये पार्टी जीतेगी, देखना ये होगा, बिना सोच समझे यूँ तुक्के मारते हैं। वही सिस्टम यहाँ है। उस टाइम पर बड़ा वाद विवाद होता था और चिंतक परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और प्रकट करने में संलग्न रहते थे। मतलब वो जानना चाहते थे कि क्या होगा, पूरा मतलब इसमें पूरे इन्वॉल्व रहते थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक ये प्रश्न उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। कुछ लोग यज्ञों के महत्व के बारे में विचार कर रहे थे कि क्या सत्य एक होता है, क्या यज्ञ जो करा रहे हैं क्या वो भी सही है, क्या ये सब बातें, सेक्रीफाइस के बारे में बातें सब कर रहे थे। तो ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ का मतलब पुनर्जन्म। ठीक है, वॉज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शन, क्या जब पुनर्जन्म पहले को उस हिसाब से होगा क्या। और सच इश्यूज वर hotly debated, things were conquered with the understanding and expressing the nature of ultimate reality जानना चाहते थे। and others outside the Vedic tradition asked whether not there in one single ultimate reality. People also began speculating the significance of the sacrificial tradition. कुछ लोग जो हैं वो यज्ञों के महत्व के बारे में जानना चाहते थे कि क्या हम यज्ञ जो करवा रहे हैं इसका कि अग्नि जो भी कुछ कर रहे हैं अपन, इसका भी कुछ बेनिफिट है या नहीं। ये सब ऐसे प्रश्न उस टाइम पर उठा करते थे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठी शताब्दी से पूर्व में चिंतकों में होने वाले वाद विवाद और चर्चाएं क्या क्या होती थी। द डिबेट्स एंड डिस्कशन दैट टुक प्लेस अमंग द थिंकर्स इन द 6th सेंचुरी।
एडी। ठीक है, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न संप्रदायों के शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपने दृष्टिकोण को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। इस प्रकार की चर्चाएं कूटगारशालाओं या ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ घुमक्कड़ चिंतक ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से सहमत करा लेता था तो वे अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। कैश कितना शानदार है। जैसे कि कोई एक टीचर है, वो कहीं पर जाए, ठीक है, और अपने जो भी वहाँ पर सुनने वाले उनको सही से समझा दे और वो सारे शिष्य उनके मतलब जो उनको अपने फॉलोअर बन जाएंगे और वो उनके शिष्य बन जाएंगे, कहेंगे हाँ आप हमारी बात हमें बिल्कुल सही समझ में आई। तो वही चीज़ ऐसी होती थी कि जो भी टीचर ऐसे घूमता रहता था, कभी कभी आपस में वाद विवाद भी होते थे, तर्क वितर्क भी होते थे कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी बात अगले को सही फिट हो जाती, दिमाग में चाहे उल्लू बनाओ लेकिन फिट हो जाती, तो फिर वो उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम आजकल तो कोई उल्लू बनता नहीं है, पहले की बातें, आजकल तो सारी फैक्चुअल सामने है पूरी, लेकिन उस टाइम की बातें हैं, तो फिर वो एकदम फिट बन बैठ जाता और फिर जो उनका वो शिष्य बन जाता। ये तो सिस्टम आज भी है, ऐसा ही है कि जिसको बात समझ आ जाती है उसका शिष्य फॉलोअर बन जाता है। और छठी शताब्दी पूर्व में अनेक शिक्षक वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे भी थे। ठीक है, देखो यहाँ तो मामला ठीक था, अब कुछ वाद विवाद की बातें भी आएगी कि अनेक शिक्षक वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे कि वेदों का प्रभुत्व होना चाहिए। अब एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आया हुआ है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व अनेक शिक्षक जो है वो किसके प्रभुत्व पर, किसके कहते हैं ना उसकी डोमिनेंस है क्या, टीचर्स इंक्लूडिंग ये रहा 6th सेंचुरी, क्वेश्चन अथॉरिटी ऑफ वेदास। हाँ, ये क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास की किसकी अथॉरिटी पे या किसको ज़्यादा मानने के उस पर क्वेश्चन उठाते थे। तो हर कोई कहता था कि वेद इतने क्यों हैं, मतलब वेदों पर बहस होती थी कि वेदों का वर्चस्व है या फिर ऐसा मान लीजिए वेदों का प्रभुत्व प्रश्न उठाते थे। इन शिक्षकों में कौन कौन थे, इन शिक्षकों में थे महावीर स्वामी और बुद्ध, ये भी सम्मिलित थे। ये भी कहते थे कि वेद इतने इंपॉर्टेंट है तो क्यों है, ऐसा सब प्रश्न उठाते थे इस पर। उन्होंने ये विचार भी प्रकट किया कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कर सकता था। ये बात ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद की ये मान्यता थी कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता। ब्राह्मण तो ऐसा कहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जीवन के दुख या सुख इंसान अपने कर्मों से उसको मेट भी सकता है, उसको जारी भी देख सकता है। अगर अपन मेहनत कर लेंगे तो सुख जो है सुख रह जाएगा, दुख को भी अपन सुख में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी ने इसी में दुख में जन्म लिया तो दुखी रहेगा। यह ब्राह्मणवाद का जो चलाया हुआ सिस्टम था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति या लिंग के आधार पर होना चाहिए, गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता था। तो ये कुछ वाद विवाद वाले मुद्दे थे। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि छठी शताब्दी में चिंतकों में होने वाले वाद विवाद और चर्चाएं किस पर होती थी, तो ये आपका आंसर सफिशिएंट यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, डन, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ये वापस मैंने सोर्स ले लिया सेकंड। कौन सा सोर्स है, स्रोत सेकंड है भाई, स्रोत सेकंड, ये सेकंड स्रोत है, सोर्स सेकंड है। ठीक है, सोर्स सेकंड। उपनिषद की कुछ पंक्तियां जो आप आराम से पढ़ सकते हो, ये रही, यानी कि वर्सेस फ्रॉम उपनिषद। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं ज़्यादा लोड नहीं लेना यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन वो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हम अपन जो तैयारी कर रहे हैं वो करें 95% की प्लस हर सब्जेक्ट में 100% की। 100% की तैयारी करने का मतलब है कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो जितना बन सकता है निचोड़ लेंगे अपन। इससे 2 क्वेश्चन अभी तक बन रहे हैं और बने भी हैं। पहला कि पवन को सच्चा यज्ञ क्यों कहा गया है, क्योंकि पवन बहते बहते सबको पवित्र करता है। भाई जैसे हवा है, कहीं पर गंदगी का माहौल है, स्मेल आ रही है, हवा आएगी तो उड़ा के ले जाएगी, मतलब वापस फ्रेश हो जाएंगे अपन। वही कि पवन बहते बहते सबको पवित्र कर देती है, इसलिए इसे सच्चा यज्ञ कहा गया है। वाई इज द विंड कंसिडर्ड श्योरली एज अ सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस का मतलब यज्ञ होता है। ठीक है, तो एज द विंड प्योरीफाइज एवरीथिंग वाइल ब्लोइंग, जब वो चलती है तो सबको पवित्र कर देती है, एकदम फ्रेश कर देती है। इट हैज़ बिन कंसिडर्ड श्योरली एज अ सैक्रिफाइस, इसीलिए इसको सैक्रिफाइस कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद की रचना कब हुआ, किस भाषा में की गई? छांदोग्य उपनिषद की रचना लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व संस्कृत भाषा में की गई। देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ये रहा है ना, इसमें यहाँ लिखा हुआ होगा छांदोग्य, हाँ ये रहा छांदोग्य उपनिषद का। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक इंग्लिश लिख लेते हैं, व्हेन एंड इन विच लैंग्वेज वॉज छांदोग्य उपनिषद कंपोज, तो छांदोग्य उपनिषद वॉज कंपोज इन 6th सेंचुरी BC इन संस्कृत लैंग्वेज। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बने उसको भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इस सोर्स सेकंड के भी वापस 2 ही क्वेश्चन बने हैं, ये भी आपको अलग से लिखना है। ठीक है, बाकी अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आ जाएगा अपना क्वेश्चन ये कि बौद्ध धर्म का लेखन और इनकी सुरक्षा कैसे की जाती थी। अब हालांकि महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत ज़बरदस्त पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी अपन ये देख लेते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जानबूझ के लिया, बड़ा क्वेश्चन है, इसको इसी क्लास में लेना ज़रूरी था
और दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक पेज वाइज चल रहे हैं अपन, इसलिए कि बौद्ध धर्म का लेखन और उनकी सुरक्षा कैसे की जाती थी, यानी कि हाउ वर बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में वक्तव्यों का लेखन नहीं किया गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत 5वीं 4वीं सदी ईसा पूर्व में अनेक शिष्यों ने वैशाली में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ श्रमणों द्वारा महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन का कार्य प्रारंभ किया गया। शिक्षाओं का संकलन पुस्तकों के रूप में किया गया, जिन्हें त्रिपिटक, अभी पढ़ाने वाला हूँ जस्ट तीनों पिटक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, 3 पिटक कौन से हैं, ठीक है। त्रिपिटक का मतलब क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने की 3 टोकरियां कहा गया था इनको। और बुद्ध के वक्तव्यों को उनकी लंबाई तथा विषय के अनुसार संकलित किया गया। तदुपरांत बौद्ध धर्म के विद्वानों द्वारा इन पर टिप्पणियां भी लिखी गई, यानी कि द बुद्धिस्ट बुद्धा एंड अदर टीचर्स टोट ओरली थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। ओरली मतलब वो मौखिक पढ़ाते थे, और मैन एंड वुमेन perhaps children as well attend these discussions and discussed what they heard. None of the Buddha's speeches were written down during his lifetime. After his death, लगभग 5th-4th century, his teaching were compiled by disciples at Council of Elders और senior monks at वैशाली, ठीक है। ये पाली फॉर वैशाली इन प्रेजेंट बिहार के अंदर पड़ता है, हिंदी में नहीं लिखा है ना, ये देखो यहाँ पर जो अपन लिखा था ना वैशाली, बिहार के अंदर जगह पड़ती है भाई। ये 8% कहाँ है, ये बिहार, ठीक है ना, 8% बिहार के अंदर ये जगह पड़ती है, ठीक है। और दीज कंपाइलेशन वर नॉन त्रिपिटक लिटरली 3 बास्केट्स टू होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, जिसको अपन 3 टोकरियां, है ना, विभिन्न प्रकार के टेक्सेस को, ग्रंथों को रखने वाले 3 टोकरियां कह सकते हैं, ठीक है। दीज वर फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओरली एंड रिटर्न क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू लेंथ एज वेल सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। लेटर कमेंट्रीज वर रिटन इन दिस टेक्स्ट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, जो उनको टिप्पणियां वगैरह इस पे लिखते थे वो क्या थी। अब देखो त्रिपिटक के बारे में जान लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से भी पूछा जा सकता है त्रिपिटक के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 पिटक कौन से, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक है, ठीक है। और त्रिपिटक का मतलब 3 टोकरियां, जिसके अंदर टेक्स्ट या फिर ऐसा मान लीजिए कि जो उनके अभिलेख जो होते थे, जो उनको रखा जाता था। तो पहले बात करते हैं अपन विनय पिटक की। विनय पिटक में बौद्ध मठों या संघों में रहने वाले लोगों के लिए आचार संहिता थी, रूल्स रेगुलेशंस थे, यानी कि द विनय पिटक इंक्लूड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु ज्वाइंड द संघ और मोनास्टिक ऑर्डर, कि कैसे आपको फॉलो करना है, क्या क्या सिस्टम है, उन्हें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इस संबंध में विनय पिटक में व्यापक नियम बने हुए थे, ठीक है। सेकंड है सूत पिटक। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं, जो उन्होंने समाज के प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रखते हुए दी हैं, ठीक है। द बुद्धिस्ट टीचिंग विच वर प्रोवाइडिंग कीपिंग इन माइंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी वर इंक्लूड इन द सूत पिटक। तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसॉफी जिसे अपन बोलते हैं, उससे संबंधित विषयों की गहन व्याख्याएं सम्मिलित हैं, यानी कि द अभिधम पिटक डील्ट विथ फिलोसॉफिकल मैटर्स, या डिटेल बोल सकते हो। तो ध्यान ये रखना है, तीनों पिटक से 2 नंबर में क्वेश्चन हो, 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, 100% मोस्ट है। फिर 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं कि अभिधम पिटक में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, सूत पिटक में क्या इन्फॉर्मेशन, क्या जानकारी मिलती है, विनय पिटक में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या जानकारी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी PhD करा दी है मैंने, आप भी कर लेना। नेक्स्ट अभी देखो, अभी ये पूरा नहीं हुआ, देखो क्वेश्चन यही चल रहा है, बौद्ध धर्म का लेखन और इनकी सुरक्षा कैसे की जाती थी, इसी का नेक्स्ट पेज था, इसी का नेक्स्ट पेज ये है, नए ग्रंथ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का विस्तार श्रीलंका तक फैल गया, जो नए ग्रंथ जैसे कि दीप वंश, दीप का इतिहास, ठीक है। द्वीप जानते हो ना, आइसलैंड से बोलते हैं अपन, ठीक है, हाँ आइसलैंड का हिस्ट्री, और महावंश यानी महान इतिहास नामक ग्रंथों की रचना हुई। ध्यान रखना, नए ग्रंथ कौन से, दीपवंश, और दूसरा हो जाएगा आपके यह रहा महावंश, दीपवंश और महावंश, ये 2 नए ग्रंथ है, ठीक है, किसके, बौद्ध धर्म के। हुआ क्या, इनकी रचना हुई जिनमें क्षेत्र विषय से संबंधित बौद्ध साहित्य प्राप्त होता है। कई रचनाओं में महात्मा बुद्ध की जीवनी का भी समावेश है, ठीक है। अधिकांश पुराने ग्रंथों का लेखन पाली भाषा में किया गया है, बाद में संस्कृत में भी बौद्ध ग्रंथों का लेखन कार्य किया गया है। यानी कि एज बुद्धिज्म ट्रेवल टू न्यू रीजन सच एज श्रीलंका, अदर टेक्स्ट सच एज दीपवंश लिटरली इन द क्रॉनिकल ऑफ आइसलैंड, और दूसरा है महावंश, ठीक है, हाँ महावंश,
द ग्रेट क्रॉनिकल वर रिटन कंटेनिंग रीजनल स्टोरीज ऑफ बुद्धिज्म. Many of these works contained biographies of Buddha. Some of the oldest texts are in Pali, और while later compositions are in Sanskrit. बाद में इसको संस्कृत में लिखा गया, पहले आने इसको पाली भाषा में लिखा गया था. ग्रंथों की सुरक्षा और संरक्षण. तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जब पूर्वी एशिया तक हो गया, तो इससे आकर्षित होकर फाहियान और हैनसांग नामक 2 तीर्थयात्री बौद्ध धर्म ग्रंथ की खोज में चीन से भारत आए. वेरी इंपॉर्टेंट है. When Buddhism spread to East Asia, pilgrims such as Fahian and Hansang, ठीक है, स्पेलिंग इंग्लिश में थोड़ी अलग होती है, traveled all the way from China to India in search of texts. वे इनमें से कई ग्रंथों को अपने साथ चीन भी ले गए, ठीक है, और वहाँ इनका चीनी भाषा में अनुवाद भी किया. बौद्ध धर्म के भारतीय प्रचारक भी देश विदेश में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए कई ग्रंथों को अपने साथ ले गए. एशिया में फैले विभिन्न बौद्ध विहारों में ये पांडुलिपियाँ वर्षों तक संरक्षित रही. बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र तिब्बत के लासा, ठीक है, लासा मठ में बौद्ध धर्म की पाली, संस्कृत, चीनी तथा तिब्बती भाषा की तमाम पांडुलिपियाँ आज भी संरक्षित है. और अब इन ग्रंथों से आधुनिक भाषाओं में अनुवाद तैयार, आधुनिक मतलब मॉडर्न इंग्लिश वगैरह में ट्रांसलेशन किया जा रहा है. तो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज दे टुक बैक टू देयर ओन कंट्री वर दे वर ट्रांसलेटेड बाय स्कॉलर्स. अब जहाँ भी अपने देश में गए फिर वहाँ पर अपनी भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया. इन बुद्धिस्ट टीचर्स ऑल्सो ट्रेवल्ड ऑन फार वे प्लेसेस कैरिंग टेक्स्ट टू डिसमिनेट द टीचिंग ऑफ द बुद्धा. और बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिजर्व्ड इन manuscripts for several centuries in monasteries of different parts of Asia like Lhasa monastery in Tibet. Modern translation have been prepared from Pali, Sanskrit, Chinese and Tibetan texts. वो भी इनमें कन्वर्ट आधुनिक जो भी भाषाएं आज उनमें भी ट्रांसलेट करने जा रहे हैं. तो ये क्वेश्चन था अपना. फिर समझ लो क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से, कि बौद्ध धर्म का लेखन जो अपन ये पढ़ा, देखो ये लेखन पढ़ा यहाँ पर, ये पढ़ा, ठीक. फिर बात की उनकी सुरक्षा कैसे की जाती थी, तो ये अपन ने यहाँ से उसकी सुरक्षा या संरक्षण पढ़ा, अपन ने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पर ये खत्म हो गया, ठीक है. बहुत ही शानदार क्वेश्चन. अब एक फिर वापस लिया अपन ने सोर्स 3. ये तीसरा सोर्स है भाई, जो आपकी बुक में दिया होता है ना, सोर्स 3. सोर्स का मतलब स्रोत 3. तीसरे स्रोत में भी हालांकि आप पढ़ सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपके पास बुक है. मैं सीधे क्वेश्चन की बात करूँगा, इतनी थ्योरी में आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं एज इट इज फोटो इसलिए लगाई है कि आपको पता चलना चाहिए सोर्स कौन सा है. छोड़ूंगा एक भी नहीं, एक PhD अपन करने वाले हैं, अपन बाकी की तरह नहीं बिना मेहनत के काम कर लें. तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए अपन ने, 1, 2 और 2 क्वेश्चन यहाँ से बनाए अपन ने. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. पहला क्वेश्चन, ये दृष्टांत किस बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है, तो आंसर होगा सूत पिटक, यानी कि फ्रॉम विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैज दिस एक्सेप्ट बीन टेकन. तो कहाँ से लिया गया है, ये पूरा फोटो जो मैं दिखाई, पूरी फोटो, ये जो आपने देख रहे हो इस ये टेक्स्ट, ये जो पूरा टेक्स्ट लिया गया कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है सूत पिटक से. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में कि ये नियतिवादियों वाला जो लिया गया, नियतिवाद और भौतिकवादियों द्वारा जिस स्रोत में अपन लिया है वो कहाँ से लिया गया, तो आप लिख देंगे सूत पिटक. पहली बात ये चल गई, वो पूरा टेक्स्ट अभी जो अपन देखा था वो सूत पिटक से लिया गया. फिर सेकंड क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड में आया था और NCERT कोर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वहाँ भी आया था कि क्या इन लोगों को नियतिवादी या भौतिकवादी कहना आपको उचित लगता है, ठीक है. डू यू थिंक इट इज़ अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब दिस मैन एंड फैटलिस्ट. और आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ये पूरा दे देंगे, ऐसा पूरा लिखा हुआ दे देंगे और फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे. ये समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. तो आंसर क्या होगा, अब आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि नियतिवाद और भौतिकवाद होते क्या है, पर फिर समझ में आ जाएगा. नियतिवादियों के अनुसार सब कुछ नियत है, मनुष्य को निर्धारित मात्रा में सुख दिए जाते हैं जिन्हें संसार में न तो घटाया और न ही बढ़ाया जा सकता है. बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि सद्गुणों और तपस्या द्वारा वह अपने कर्मों में मुक्ति पालेंगे, जो संभव नहीं है क्योंकि मनुष्य को अपने सुख दुख कर्मानुसार भोगने पड़ते हैं. ये तो कहते हैं नियतिवाद, यानी कि जो फैटलिस्ट है बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्रीडिटरमाइंड. प्लेजर एंड पेन ऑफ मैन मेजर्ड आउट एज इट वर कैन नॉट बी अल्टर्ड इन कोर्स ऑफ सम, सारे जिसको हम ट्रांस माइग्रेशन बोलते हैं. The wise believe that they would become free from their karmas through meditation and pen, मतलब अपने कलम के अनुसार उसको फल मिलता है. While it is not because a man essentially has to bear joy or sorrow according to his karmas. अपने कर्मों के अनुसार उसको सुख दुख मिल जाएंगे, वैसे ही उसकी प्राप्ति होगी. बात आती है भौतिकवादों की. इसी प्रकार भौतिकवादी मानते हैं कि संसार में दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है.
दान देने का सिद्धांत झूठा और खोखला है। मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी हो कटकर नष्ट हो जाएगा। ये क्या दान दे रहे हो और अगले जन्म वापस मिलेगा, अरे सब ढोंगे वाले, कुछ भी नहीं होता, ये कहते हैं। हालांकि आप तो देते रहना गरीबों को, तो ठीक है ना। द अदर हैंड मेटलिस्ट बिलीव दैट देयर इज नो सच थिंग्स एज आर्म्स एंड सेक्रीफाइस और ऑफरिंग्स एंड द टॉक ऑफ गिफ्ट्स इज डॉक्ट्राइन ऑफ फूल्स एज एम्प्टी लाई। फूल्स एंड वाइज अलाइक आर कट ऑफ एंड परिश। सब कुछ कटेंगे, सब मर जाएंगे एक दिन, कुछ भी नहीं होना। तो इस तरीके से नियतिवाद तथा भौतिकवाद की परिभाषा के अनुसार आत्मा तथा परमात्मा का कोई स्थान ही नहीं है, ठीक है। इसलिए उन्हें नियतिवाद या भौतिकवाद कहना उचित है। दे डू नॉट सर्व आफ्टर डेथ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फैटलिस्ट एंड मेटलिस्ट। देयर इज नो प्लेस फॉर द सेल्फ एंड गॉड हैंस इट इज अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब दिस मैन एज फैसलाइट और मेटलिस्ट, ठीक है। इसलिए इनको भौतिकवादी और क्या बोलते हैं, इसको नियतिवादी कहना उचित है। इस तरीके से आज की क्लास बहुत शानदार आपको लगी होगी, मज़ा आ गया होगा पढ़ के। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको पता है। क्वेश्चन तैयार होने होते हैं, उन सबको बना के कितना कट करना है, कितना रखना है, सब बातें रख रहे हूँ। और जितने भी सोर्स से भी क्वेश्चन जो स्रोत से बने वो भी सब अपन ले रहे हैं। बड़ी बात यही है, सब कुछ पढ़ लेना। 3-4 क्लास इस चैप्टर की होगी, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन शानदार होगी। बस साथ के साथ पढ़ते रहना, कुछ बातें नोट भी कर लेना। हिंदी इंग्लिश पहले में नोट मत करो, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट को आपको नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि लिखने से बहुत सारी चीज़ें याद होगी। बिना देखे लिखा करो, एक बार पढ़ लो, इसको रोक के खुद लिख लो, फिर एक बार चेक कर लो कि मैं सही लिख रहा हूँ नहीं, इतना सा काम करना, ठीक है। तो ये था अपना पार्ट फर्स्ट।